जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजय दुबे जी, सांसद राज्यसभा श्रीमान आरपीएन सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय, लोकसभा प्रभारी श्री नरेंद्र मणि जी, अवधेश प्रताप सिंह लोकसभा संयोजक, पूर्व जिला अध्यक्ष बाबू जगदम्बा सिंह जी, श्री अतुल सिंह राज्य मंत्री, श्री विनय प्रकाश गौड़ विधायक रामकोला, श्री राजेश जी पांडे पूर्व सांसद, श्रीमान विवेकानंद पांडे, श्रीमान मोहन वर्मा, श्री मदन गोविंद राव, श्री दीपलाल भारती और श्री नौरंग सिंह चेयरमैन भथौली, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित अन्य सभी पार्टी के अधिकारी और सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। वैसे रामकोला मैं कई बार आ चुका हूं, ये पहली बार मेरा आना नहीं हुआ है। मैं बैठकर बोल रहा हूं या मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, क्योंकि आज के 15 दिन पहले पैर में चोट लग जाने के कारण आंध्र प्रदेश की सभा को संबोधित करने के बाद नीचे उतर रहा था, पैर में चोट लग गई। डॉक्टरों ने कहा कि आपको 1 सप्ताह आराम करना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं चुनाव का दौर चल रहा है। मैंने फैसला किया जब तक 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी नेतृत्व की एनडीए कामयाबी हासिल नहीं कर लेगी, तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। जहां तक विजय दुबे जी का प्रश्न है, इनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। इतना विजय दुबे के बारे में मैं बतला सकता हूं, भारत की संसद में बराबर क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उजागर करने का काम कोई करता है तो आपके विजय दुबे करते हैं। इसलिए मैं विजय दुबे के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं कि गर्मी बहुत है और बराबर आप गमछे से हवा झल रहे हैं। गर्मी मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मेरा यह मानना है और हमारी पार्टी का यह मानना है, हमारे प्रधानमंत्री का मानना है, बार बार चुनाव होना यह ठीक नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सारे देश में एक साथ ही लोकसभा के भी चुनाव हो जाएं और एक ही उसी के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाएं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार आप जो सरकार बना रहे हैं, 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था भारत में कर दी है। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मुझे ज्यादा बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। रामकोला के रहने वाले लोग यदि विदेशों में होंगे, आप उनसे पूछिएगा भारत के लोगों के प्रति आज के 10 साल पहले किस प्रकार का भाव था और आज विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के प्रति क्या भाव है। जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। बहनों भाइयों, 25 वर्षों से तो मैं विदेशों में जा रहा हूं। विदेशों के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे विचार व्यक्त करने का मौका कई बार मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं। मैं पहले देखता था कि हम लोग भाषण देने के लिए भारत के लोग खड़े होते थे तो हमारी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक सुना जाना चाहिए लोग नहीं सुनते थे, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत, यह भारत का कद बना है। जो काम पिछली कोई सरकार नहीं कर पाई, उसको मोदी जी ने कर दिखाया है। जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर यह कहा, ऐ पाकिस्तानियों सुनो, भारत तो विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान
अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। बहनों भाइयों, यह हमारा पड़ोसी कह रहा है। लेकिन हमारे यहां के कांग्रेस और सपा के लोगों को बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान जो हमारा धुर दुश्मन है, वो भारत के बारे में यह बोल रहा है, वहां का सांसद, और यहां के कांग्रेस और सपा के लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। वह मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। धन दौलत के मामले में बहनों भाइयों, हमारा यह भारत 2014 के पहले, मोदी जी के आने के पहले, दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में हमारा भारत 11वें स्थान पर। और आपको जानकर खुशी होगी, 8 वर्षों के अंदर मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया जो कि आजाद भारत में कोई मां का लाल नहीं कर पाया। धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो धन दौलत इन सब सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, उन अर्थशास्त्रियों का भी यह कहना है, दुनिया के, और इनकी फर्म्स भी होती हैं, उनको फाइनेंशियल फर्म्स बोलते हैं, उन लोगों का कहना है दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी की है तो भारत की है। और भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और आज के 2.5-3 साल के बाद देख लेना बहनों भाइयों, धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के सारे देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। सबसे धनवान देश आज माना जाता है तो अमेरिका माना जाता है, उसके बाद दूसरा देश माना जाता है तो चीन माना जाता है। आप 2027 नोट कर लीजिए, राजनाथ सिंह कभी झूठ बोलकर नहीं जाते हैं। 2027 नोट कर लीजिए, धन दौलत के मामले में हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद 3रा देश बन जाएगा दुनिया में। और यह भी नोट कर लीजिए, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं, अच्छी तरह मैं चीजों को समझता हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन दुनिया में सबसे धनवान देश यदि ऐसे ही हमारी सरकार चलती रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2070 आते आते दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई होगा तो हमारा और आपका देश या भारत होगा। यह भारत की हैसियत है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी आकर बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें करके चले जाते थे, सकुशल वापस हो जाते थे। लेकिन आप सुन रहे हैं अब देश में कश्मीर को छोड़ दिया जाए, महीने में 1-2 घटनाएं आतंकवाद की बामुश्किल होती हैं, नहीं तो इस हिंदुस्तान के किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात नहीं होती। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी समझ गया है भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। आपको मालूम है बहनों भाइयों, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल केवल भारत की रक्षा के लिए नहीं बना रहे हैं, विश्व के हमारे जो मित्र देश हैं उनको हम मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी देने का हम काम कर रहे हैं। यहां से मारिए 800 किलोमीटर दूर तक जो भी हमारा दुश्मन होगा उसको मार गिराएगा। यह है भारत की ताकत। हर मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और हमारे विरोधी दल के लोग सपा कांग्रेस, देखिए एक ये बतला दें, सपा के बारे में समझ लीजिए, आप ही कुछ दिनों के बाद कहेंगे यह सपा अब यह समाप्त पार्टी हो गई, समाप्त पार्टी। आपने देखा कि सपा की हालत दिनों दिन कमजोर होती जा रही, दिनों दिन पतली होती जा रही है इसकी हालत।
और कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि इतनी पतली हो गई है कि मुझे बतलाने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। 10 साल के बाद अपने घर के बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस जानते हो बेटा, तो पूछेगा कौन कांग्रेस। जैसे डायनासोर का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? डायनासोर का नाम सुना है? डायनासोर पूरी धरती से लुप्त हो गया है। वैसे ही भारत की कांग्रेस पार्टी 5-10 वर्षों में ही इस धरती से लुप्त हो जाएगी। यह हालत है इन लोगों की। झूठ बोलकर ये जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और बहनों भाइयों, मैं बतलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करती है, जनता की आंखों में आंख धस कर राजनीति करती है। मैं तो अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो अपने अखबारों में लिख देना, हमारी गलती होगी तो तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जनता को गुमराह करके, जनता को धोखा देकर मैं कभी भी समर्थन हासिल नहीं करूंगा, न किया है न करूंगा। अकेली हम ऐसी पार्टी हैं जो कहते हैं वह करते हैं। देखिए, हमारे यहां कोई व्यक्ति कार्यकर्ता हो सकता है जो कहे वह ना हो, लेकिन पार्टी सोच समझकर जो फैसला करेगी, जो बोलेगी, वह होकर रहेगा। अब ये कह रहे थे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से भी ज्यादा बड़ा दर्जा मिला था। हम लोग कई वर्षों से कहते चले आ रहे थे, संसद के दोनों सदनों में जिस दिन हमको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। आपने देखा कि समाप्त कर दिया। कहा था ना रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। मैं जानता हूं 1984 की बात मुझे याद है, आंदोलन कोई चल रहा था, हम लोग नारे लगा रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कुछ कांग्रेस के लोग दूर खड़े थे, वह कहने लगे हाँ रामलला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, 22 जनवरी का दिन आ गया जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। रामायण पढ़ते होंगे, आप देख लीजिएगा। बहनों भाइयों, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। अब हम लोग 3 तलाक जानते हैं? तलाक जाना लग रही हो तो हम लोग तलाक जाना ला सबके हाँ मालूम है ना। ऐसा था कि पहले हमारी मुस्लिम जो माताएं बहनें होती थी, उनसे कोई शादी करता था, शादी करने के बाद 10 दिन के बाद ही यदि नहीं पटी तो तलाक 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 3 बार बोलकर उसकी छुट्टी कर देते थे। बहनों भाइयों, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, कोई भी हो, जो भी भारत का नागरिक, हम सभी को भाई मानते हैं। लेकिन चाहे किसी मजहब धर्म की कोई माता बहन बेटी होगी, उसके ऊपर कोई जुल्म होगा तो सरकार बने या भाड़ में जाए, भारतीय जनता पार्टी उस माता बहन के साथ खड़ी रहेगी। बहनों भाई, हमारे यहां कहा है ऋषियों और मनीषियों ने, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। जहां नारियों की पूजा होती है वही देवता रमण करते हैं। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की, 3 तलाक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कई ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए और योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखिए, इतनी गर्मी है, अब हमको इधर से पसीना बह रहा है, इधर से भी बह रहा है। हमारे आरपीएन सिंह बैठे हैं, हमारे राजेश पांडे बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी बिना बोले हुए पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी है। भाई, गर्मी कम होना अधिक होना यह तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन इतना मैं जानता हूं, बदमाशों को गर्मी के दिन भी
गर्मी के दिन में भी शिमला की ठंड का एहसास कराने का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो योगी जी ने किया। लोग ये कहेंगे कि साहब इतनी सख्ती बरतने की क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बहनों भाइयों, मेरी बात सुन लेना। यदि किसी राज्य का आप विकास करना चाहते हो तो राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं? है ना? चुस्त दुरुस्त है तो वोट दे दीजिए। जानते हैं ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पिछड़ों के और अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पिछड़ों वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है, जो कमीशन बना है, उस कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने का काम, संवैधानिक मान्यता देने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। अनुसूचित वर्ग के लिए भी ये झूठ बोलकर लोगों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग यदि राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहेंगे। हां, इतनी बात पक्की है, धर्म के नाम पर आरक्षण दोगे, हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। बहन भाइयों, मुस्लिम समाज में भी जो गरीब हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। आप कहते हैं नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, जबकि पूरी तरह से असंवैधानिक है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। वोट के चक्कर में, इसीलिए मैं कहता हूं यह केवल सरकार बनाने की चिंता करते हैं, देश बनाने की ये लोग चिंता नहीं करते। अजीबोगरीब है। और देखिए, एक दिन तो राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो हमारे यहां तो परिवार में प्रधानमंत्री बहुत रहे, नाना रहे, दादी दादा जो भी रहे हो, पिताजी भी रहे, सब लोग रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। कहे मैं छोटा बच्चा था तो मैं सबके घर जाता था। मैंने सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा है। अब देखिए, 52 वर्ष तक अच्छा किया आरपीएन सिंह जी, बहुत सोच। नहीं, कोई भी ज्ञानी पुरुष होगा, समझदार पुरुष होगा तो ऐसी कांग्रेस को ठोकर मार देगा। क्या नहीं किया है इन लोगों ने? जानते कहते हैं कि वह जो सिस्टम था, वह सिस्टम पिछड़ा विरोधी था, गरीबों का विरोधी था। माने अपने मां, दादा दादी और नाना नानी और अपने पिताजी की जो सरकार थी उसके बारे में कह रहे हैं कि उस समय जो सिस्टम था वह सब पिछड़ा विरोधी था, गरीब विरोधी था। यह सब सारी बातें खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी स्वीकार कर रहे हैं हमारी सरकार दलित विरोधी थी, गरीबों की विरोधी थी और जो है पिछड़े वर्ग की विरोधी थी। मतलब ये ऐसा नेता आपने देखा है? अजीबोगरीब नेता है। तो बहनों भाइयों, यही कहने आप लोगों के बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई भी इस देश का कल्याण नहीं कर सकता, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं। और इतनी बात पक्की समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन, ध्यान से सुनिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन 2014 में उतर गया, 2017 में नहीं चढ़ा, 2019 में फिर वह चेन नहीं चढ़ा, 2022 में फिर नहीं चढ़ा, 2024 में भी नहीं चढ़ेगा। बहनों भाइयों, एक बार चेन उतर गई है तो चढ़ेगा नहीं।
अब बहुजन समाज पार्टी बेचारी की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप जिता दीजिए मेरे बहनों भाइयों, लेकिन पहले से ज्यादा अधिक मतों से जिताइए, यह मैं अपील करने आया हूं। ना 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 नहीं, मामला जमल नहीं, मामला जमल नहीं। तनी जोर लगा के बोला जा, जीत जाई है ना। पहले अधिक वोट से पक्का। बहनों भाइयों, आज अंतिम बात यह कहना चाहता हूं, हमारा भारत सारी दुनिया के लोग एक नई सोच के साथ, सारी दुनिया के लोग एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक छोटी सी बात केवल आपको एहसास कराने के लिए कह देता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, इसकी जानकारी आप सबको है। कितने लोगों का यह हाथ उठाइए रूस यूक्रेन के? अरे सब बहुत लोग बहुत जागरूक हैं, रामकोला के लोग। 2 साल से लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल, और यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल लगातार चल रही है। हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन में, कोई वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, हे भगवान हमारे बच्चों का क्या होगा? रूस से एक भी मिसाइल आकर हमारे बच्चे जहां यूक्रेन में रहते हैं उनके ऊपर गिर गई, तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आंखों में आंसू लेकर उन बच्चों के माता पिता प्रधानमंत्री से मिले और कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकाल कर आइए, पढ़ाई हो अथवा न हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री ने चटपट टेलीफोन मिलाया और प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उसे भारत ने करके दिखा दिया। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और लगभग 22,000 हमारे भारत के बच्चे सकुशल वापस लौट गए। 22,000 बच्चे यूक्रेन से सकुशल भारत आ गए। मेरे बहनों भाई, यह है भारत की ताकत। हिंदू मुसलमान में बांटने का, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। हम सबको भारत का नागरिक मानते हैं, सबको भाई भाई मानते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको मानते हैं। हम कभी भेदभाव नहीं करते, ना हमारे प्रधानमंत्री कभी भेदभाव करते हैं, ना हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन गलतफहमी पैदा करते हैं, ये लोग गलतफहमी पैदा करते हैं। हम देश को एक ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। हम इस सोच के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आप कमल के फूल का बटन दबाइए और हमारे विजय दुबे जी को भारी मतों से विजय दिला दीजिए। फिर मिलेंगे आगे।